बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं वीलॉग शुरू करूँ, पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि वीपीएन इंस्टॉल कर लें। आपको हमारी वीडियो कुछ दिनों में बिल्कुल ही देखने के लिए नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, और डिफरेंट तरीक़ों से इसकी रीच को कम किया जा रहा है और रोका जा रहा है कि आप ये वीडियो ना देख सकें। और भी मेरे दोस्त हैं, उनकी वीडियो भी अगर आपने देखनी है या आप चाहते हैं कि वो इख्तलाफी आवाज़ें जिन्हें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जाली फार्म 47 की हुकूमत जिन आवाज़ों को कुचलना चाहती है, वो नहीं चाहते कि वो आवाज़ें आप तक पहुँचें। अगर आप वो आवाज़ें सुनना चाहते हैं तो ज़रा वीपीएन इंस्टॉल कर लें, और ये मुफ्त में आपको मिल जाते हैं। फ्री वाला वीपीएन कोई भी आप इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में, और अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी दोस्त को कहें, वो आपको इंस्टॉल कर देगा। ये एक एप्लीकेशन के ज़रिए से ऐप स्टोर पे जाके हो जाता है, मसला ही कोई नहीं है। तो फिर आप हमारी वीडियोस देख पाएंगे। एक दफ़ा फिर मैंने आपसे ये गुजारिश की। अब नाज़रीन, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है प्रोग्राम के शुरू में, जिसका जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा, और ये सवाल बहुत अहम है। सिर्फ अपने जहन में लाइएगा कि क्या आप उन 5 जजेस के नाम जानते हैं जिन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाज़त दी। ये दुनिया में नहीं होता, युगांडा में नहीं होता, उन्होंने भी मना किया। दुनिया भर के जो बदतरीन ममालिक है ना, वहां पे भी ये इस तरीके से नहीं होता। यानी ये हो सकता है कोई दहशतगर्द है, कोई बड़ा खौफनाक हालात चल रहे हैं, कोई इस तरह के मामला हैं। ये नॉर्मल सिविलियन, कुछ सियासतदानों के या सियासी वर्कर्स के उठा के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो अब आप ये बताइए कि क्या आपको याद है, थोड़े दिन पहले, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, एक फैसला आया था जिसमें यह बताया गया था कि फौजी अदालतों को यह हक हासिल है कि वो सिविलियन का ट्रायल कर सकें। यानी एक कर्नल बैठ के फैसला कर सकता है किसी भी आदमी की जिंदगी का कि उसको जेल में डालना है या उसको आज़ाद रखना है। उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। और यह मामला ऐसा है कि जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं है अदालत की, फैसला करने का कोई पता ही नहीं है उन्हें, वहां पे इंसाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शवाहिद कैसे पेश कर दें, वकला कैसे जाएंगे, मामला कैसे चलेगा, ट्रायल कैसे होगा, हर चीज में इबाहम है। और मुद्दई कौन है? वो भी फौज है। यानी सीनियर फौजी अफसरान मुद्दई हैं और जूनियर फौजी अफसरान जज हैं। तो क्या जूनियर अपने सीनियर के खिलाफ फैसला दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। जो सीनियर ने लिख के देना वही फैसला होगा। तो ये जो फैसला दिया, ये कौन से 5 ऐसे हीरे जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का मुकदमा चलाने की इजाजत दी। ये जरा अगर आपको नाम याद है ना, तो गूगल आपने नहीं करना, अपने ज़हन में आप लेकर आए, याद करें कि आपको पता है वो कौन है, वो हीरे कौन से हैं, और वो अगला कौन सा कारनामा करने जा रहे हैं। वापस आके बताता हूं बाद में। नाज़रीन, एक खबर और आई है और पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ये खबर फैली है। अंसार अब्बासी साहब से गालिबन ये खबर शुरू हुई, फाद हुसैन साहब ने भी दी, कुछ और हमारे साथी उन्होंने भी दी है। कुछ को गलतफहमी हो गई, कुछ ने एक दूसरे से कॉपी कर ली। लेकिन ये खबर जो आई वो ये है कि अमेरिका से जो आज से 2 माह पहले डॉक्टर्स आए हुए थे, उनके बारे में क्लेम किया गया कि वो दोबारा आ गए। फिर ये क्लेम किया गया कि उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाएगी। फिर ये भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल चल रही है और कोई मामला तय हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में। और फिर ये भी क्लेम किया गया कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब जेल से बाहर भी। अब ये कहानियां मार्केट में लाई गई। थोड़े दिन पहले एक और कहानी भी आई थी, अब ये वाली एक। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर आए थे ना पाकिस्तान, उनमें 3 डॉक्टर्स थे और उनके साथ बाकी वो बिजनेसमैन भी था एक। तो डॉक्टर उस्मान थे, डॉक्टर सायरा बिलाल थी और डॉक्टर मुनीर थे। मैंने अमेरिका में 2 लोगों से रब्ता किया, एक आतिफ खान साहब से और एक मैंने एक और शख्सियत है उनसे भी रब्ता किया। मैंने वैसे मेरी शहबाज गिल साहब से भी बात हुई। तो इन सब ने मुझे ये बताया कि जी ये 3 डॉक्टर अमेरिका में ही मौजूद हैं और इनमें से कोई डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं गया। यानी जब ये डॉक्टर पाकिस्तान नहीं गए तो ये क्लेम कहां से आया? और ये सिक्योरिटी जराये से आया, एस्टेब्लिशमेंट के जराये से ये क्लेम आया, जो सहाफियों ने बताया कि जनाब वही डॉक्टर वापस पहुंच गए। तो ये कहा कि वही डॉक्टर पहुंच गए। अच्छा, मैंने ये भी पूछा कि जनाब क्या ये मुमकिन है कोई और डॉक्टर आ गए हो उनकी जगह पे? तो मुझे जो जवाब मिला वो बड़ा दिलचस्प था कि जिन डॉक्टरों को शौक है ना अपनी इज्जत अफजाई करवाने का, तो वो चले जाए फिर पाकिस्तान। जो पहले पब्लिक ने रिएक्शन दिया है वो फिर रिएक्शन आ जाएगा। तो अगर कोई और डॉक्टर आए, मेरे ख्याल में यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। थोड़ा अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को और इधर उधर से लोगों को पकड़ के वो बिठा के आर्मी चीफ को बुला लिया, जनाब ये सारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स आ गए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई पाकिस्तान में। एवं कहानी सुना के वो निकल गए, इधर कौम का पैसा भी खर्च कर दिया। अब हो सकता है कोई दोबारा कहानी दी गई हो कि जनाब हमने फिर डॉक्टर बुला लिए, पता नहीं कौन से नून लीग के डॉक्टर ने बुला लिए हो। लेकिन इमरान खान साहब से कौन मिलेगा और उनसे क्या बात करेगा, ये तो पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन इन डॉक्टरों के बारे में ये अभी कि पाकिस्तान को सियासी हलचल हो रही है, तो असल कहानी ये है कि इन डॉक्टरों के बारे में क्लेम किया गया अमेरिका से, जिन शख्सियात ने किया मैंने आपको बता भी दिया कि डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर सायरा बिलाल और डॉक्टर मुनीर, दे आर स्टिल इन अमेरिका, वो पाकिस्तान नहीं आए। एक और नाज़रीन खबर है कि अदालत में इमरान खान साहब का केस लगना था बुध वाले दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इमरान खान साहब का केस लगना था अदालत में बुध वाले दिन, और इसके बारे में जो सरफराज डोगर साहब हैं, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था बुध को मैं लगा दूंगा, नेक्स्ट वीक में बुध वाले दिन लग जाएगा। ये बात उन्होंने शेख वकास अकरम साहब के बकौल की थी 3 लोगों को,
और ये वैसे भी ये खबर जबान दयाब है कि 3 लोगों को उन्होंने कहा था, जज साहब ने, एक लतीफ़ खोसा साहब थे, एक अली जफर साहब थे, एक बैरिस्टर गौर थे, कि जनाब मैं अगले हफ्ते जो बुध वाले दिन ये केस ये सुनूंगा, मैं मंगल बुध को उन्होंने सुनना था। लेकिन इस हफ्ते के लिए जो कॉज लिस्ट जारी हुई है, यानी अब हफ्ते की पूरी जारी हो जाती है ना, अब आप एतवार को वीडियो सुन रहे हैं तो अगले हफ्ते में जो केसेस लगने उनकी लिस्ट आ जाती है, उसमें अभी तक जनाब ये इमरान खान साहब के केस का जिक्र नहीं है। तो क्या इस हफ्ते भी इमरान खान साहब का केस नहीं लगाया जाएगा? और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पुरस्कार तौर पे खामोश है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चीज़ का इंतजार कर रही है? जरा सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर क्या लिखा, क्योंकि ये वहां कोर्ट्स को कवर करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, जरा सुने आप। इमरान खान की अलकादर केस में सजा के खिलाफ अपील जनवरी के महीने से, अब ये मई खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा इमरान खान की बहनों और पार्टी के दबाव के बाद बिलाखिर 15 मई को पहली समाअत हुई। 15 मई बरोज जुमेरात को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की अगली समाअत 21 मई बरोज बुध को करने का इंदिया दिया, लेकिन केस ना लगाया। पीटीआई की लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से 21 मई बरोज बुध को मुलाकात की तो उन्होंने सोमवार 26 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में केस लगाने की यकीन दहानी करवा दी। मैं अगले हफ्ते लगा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। बुध वाले दिन उन्होंने ये बात की थी। अब अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन इसमें इमरान खान की सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 98% एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, वकला और लीडर्स के ट्विटर अकाउंट इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं। पीटीआई के लिए इस वक्त सबसे अहमियत का मामला इमरान खान की रिहाई है और सबसे अहम केस यही है। इसी तरह 9 मई केस की जमानतों के केस में भी जस्टिस शहबाज रिजवी तारीख पर तारीख दे रहे हैं वो लाहौर में, और एक बार फिर बेंच टूट चुका है। लेकिन पीटीआई इस इशू को बड़ा इशू नहीं बना सकी और ऐसे इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। वहां पार्टी के जो लोग हैं या इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं पार्टी को रोला डालो भाई, क्या हो गया आपको, शोर मचाए, अब केस ही नहीं लग रहा है इमरान खान का, इकट्ठे होकर जाओ अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में, उन्हें बोले केस लगाएं, आधे घंटे में इमरान खान की बेल होती है, उसको बाहर निकालो। लेकिन यहां पे केस लग नहीं रहा। ऐसा लगता है कि शायद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के कुछ लोग हैं वो गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं कि जजेस गर्मियों की छुट्टियों पे चले जाएं, फिर छुट्टियों के बाद आराम से इमरान खान साहब के केसेस लगेंगे। अच्छा, वैसे हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान में जजेस गर्मियों की छुट्टियों पे जाते हैं। ये रवायत रखी थी इंग्लैंड के जजेस ने, जब अंग्रेज आया हुआ था ना पाकिस्तान में, ये इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा ही होता था, तो अंग्रेज के दौर में उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, वो ठंडे इलाकों से आए हुए थे, तो वो फिर गर्मियों की छुट्टियां लंबी ले लेते थे। उनका अपना एक तरीकाकार है काम करने का। लेकिन अपने मुल्क में तो वो ऐसे नहीं करते। ये इलाका बहुत गर्म था, यहाँ वो गर्मियों की छुट्टियां ले लेते थे। अब या तो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, या हमारे जजों की होती हैं। ब्यूरोक्रेट बेचारे वो भी काम करते रहते हैं, पुलिस वाले वो भी काम करते रहते हैं, ट्रैफिक वार्डन जून जुलाई के अंदर गर्मी के अंदर सड़कों पे खड़े होकर काम करते रहते हैं, सहाफी तपते मौसम के काम करते रहते हैं, जो फौजी हैं बेचारे बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं। जंगों यानी गर्मियों की छुट्टियों में जंग भी हो सकती है, उसकी छुट्टी नहीं है। बेशुमार काम गर्मियों की छुट्टियों में हो सकते हैं, लेकिन जज छुट्टियों पर जरूर जाते हैं पाकिस्तान में। ये इनके लिए देखें कैसी सहूलत पैदा की है इस निजाम ने। भाई अगर जज की छुट्टियां रखनी है तो हर जज को साल की छुट्टियां बता दें कि जनाब आप में साल की इतनी छुट्टियां हैं, उसका ये तरीकाकार है, आप ये छुट्टियां ले सकते हैं, इकट्ठी ऐसे ले सकते हैं, अलग अलग ऐसे ले सकते हैं। ये गर्मियों की छुट्टियों के बहाने पूरी पूरी अदालतें बंद कर देना, ये कहां का इंसाफ है? ये अंग्रेज जज तो नहीं बैठे हुए, इसी खित्ते में पल के बड़े हुए हैं। यहीं पर अगर जज के अलावा कोई और काम कर रहे होते तो आप काम कर रहे होते। मजदूर मजदूरी करने जाएगा, किसान जो है वो मेहनत करने के लिए जाएगा, हर बंदा अपना काम करेगा, तमाम लोग अपने दफातर में जाएंगे, खवातीन घर के किचन के अंदर फिर भी काम करती रहेंगी, लेकिन जज छुट्टियों में चले जाएंगे। इस निजाम को तब्दील करना पड़ेगा अगर आपको पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है तो, और खासतौर पर अदलिया के बुनियादी ढांचे को। तो नाज़रीन, एक खबर मैंने आपको दी थी, एक और खबर है कि जुनैद अकबर साहब 17 तारीख से मुबैना तौर पर मुल्क में मौजूद नहीं है। वो मुल्क से बाहर चले गए। इत्तेहाद एयरलाइन की 303 कोई एयरलाइन थी, फ्लाइट थी इत्तेहाद एयरलाइन, वहाँ से वो गए थे दुबई, और दुबई से ऑस्ट्रेलिया मुबैना तौर पे वो गए। और इस बीच में उन्हें आना था अदालत में अपने साथियों को लेकर, वो नहीं आए अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक शायद वो पाकिस्तान वापस पहुँच गए, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद वो पहुँच गए। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त उन्होंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा। और याद रखिए कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, ये अरकान असम्बली के दौरे वैसे करवाए जाते हैं, ओबलाइज किया जाता है इन्हें कि इनको इधर भेज दो, एक बना के इधर भेज दो, कोई चाइना भिजवा देते हैं, कोई यूरोप चले जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो ये ट्रिप लगते रहते हैं साल में, और इसमें ओबलाइज किया जाता है अरकान असम्बली को। ये अरकान असम्बली वहां जाकर क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो हमें बताते रहे, जनाब सैर सपाटा ही होता है और तो होता कोई नहीं है। सीधी सी बात है, जो आम तरीन मीटिंग्स होती हैं वो किसी और लेवल पे हो रही होती हैं। बहरहाल ये जुनैद अकबर साहब गए थे। अब क्योंकि ड्रोन्स के खिलाफ जो है वो एक एहतजाज करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पीर की तारीख 26 दी हुई थी, तो मेरे ख्याल में आज के दिन आ जाएंगे या आ गए होंगे, ताकि 26 का जो एहतजाज है ड्रोन के खिलाफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में करे। मैं ये सोच रहा था ये एहतजाज हफ्ते को या एतवार को क्यों नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की चॉइस है, और जुनैद अकबर साहब ने जो है वो
अभी तक उनका कोई टेस्ट आया नहीं है। अभी तक जुनैद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कोई बड़ा मामला नहीं उठाया। लेकिन अब वो एक मामला आया था ना, अहमद नूरानी की स्टोरी, उसके अंदर से वो उठा सकते थे। एक खातून जिनके बारे में बताया गया कि वो आर्मी चीफ की कजन है, और उनके बारे में बताया गया कि उन्हें आउट ऑफ द वे जाके बहुत ऑब्लाइज किया गया। ये मामला जुनैद अकबर साहब उठा सकते थे, उन्होंने नहीं उठाया। मेरे साथ उनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये मामला नहीं उठाया। उसके बाद अभी तक कोई बड़ा इम्तिहान उनके सामने नहीं आया जिसमें एहतजाज, प्रोटेस्ट या ऐसी कोई चीजें हों। बहरहाल मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब को मिले, उन्होंने जरूर बताया होगा इमरान खान को कि जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अब ड्रोन के ऊपर जो एहतजाज करेंगे तो देखते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक उन्होंने जितने प्रोग्राम किए हैं वो किए हैं। वो पंजाब में या इधर इस्लामाबाद में अभी तक जुनैद अकबर साहब कोई तहरीक लेकर या कोई बड़ा एहतजाज लेकर अभी तक इस तरफ नहीं चले। अली अमीन गंडापुर साहब तो अधूरा छोड़ देते हैं चीजों को, लेकिन जुनैद अकबर साहब का अभी तक कोई बड़ा इम्तिहान हुआ नहीं। सिंध में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ी तहरीक चल रही है, और फिरदौस शमीम नकवी साहब बार बार गिरफ्तार हुए, उनके बहुत सारे साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन लोगों का जोश ये बता रहा है कि इमरान खान को आजाद करवाने के लिए जो बड़ी तगड़ी तहरीक इस वक्त चल रही है वो सिंध में भी चल रही है, और लोग बड़े जोरों शोर से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, सिंध के अंदर आवाम में वैसे ही बहुत गुस्सा है मुरू वाले वाक़े पे, और जिस तरीके से जरदारी साहब ने या बिलावल ने सौदा किया सिंध के पानी का, दरिया सिंध के पानी का 6 नहरों के जरिए कि नहरें बनाकर आप फौरी तौर पे सिंध का पानी मोड़ के चोलिस्तान में ले जाएं, तो उसमें सिंध के अवाम, वहां के जो हारी हैं वो बहुत बहुत नाराज हैं। तो जिस पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत की है वही पानी उनकी जड़ों में बैठ गया, और आज उसी पानी की वजह से उनकी सियासत तबाही के धाने पर खड़ी है। सिंध में जो है वो अवाम और पुलिस कई जगहों पर आमने सामने है, बहुत ज्यादा लाठी चार्ज और पथराव हुआ है, और पीपल्स पार्टी वालों ने जो गोलियां चलाई उनमें कुछ लोग शहीद हुए हैं। लाश भी एक पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी, और पुलिस बी टीम बन गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसकी वजह से फिर जो आम आवाम है वो बहुत गुस्से में आ गई, और फिर वो जिस तरह भड़के हैं, बार बार पुलिस ऑपरेशन करती है, दूसरी तरफ से एहतजाज होता है। तो ये सिंध में हालात हैं। बलूचिस्तान में सालार काकड़ का नौजवानों ने शानदार इस्तकबाल किया, और कोयटा तक बलूचिस्तान के नौजवानों ने एक तारीख बनाई है सालार काकड़ के इस्तकबाल की। देखिए, सालार काकड़ हो, सद्दाम तरीन हो, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी नौजवानों को, खासतौर पर जो बलोच नौजवान हैं, उन्हें जमहूरियत के ऊपर कुछ यकीन बाकी है, और वो जमहूरी अंदाज में अपना हक मांगने का हौसला कर रहे हैं, और उनकी उम्मीद टूटी नहीं है। वरना जो रियासत कर रही है उसके बाद तो, यानी जो मारंग बलोच जो है वो जमहूरी अंदाज में निकलकर एहतजाज करती है ना, उसके बाद कोई हथियार तो नहीं होता, वो किसी से झगड़ती तो नहीं है, वो किसी पे गोली तो नहीं चलाती, वो निहत्ती लड़की है, वो निकलती है, निकलकर एहतजाज करती है डॉक्टर मारंग बलोच। और जिस तरह उसको दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह बाकी लोगों को दीवार के साथ लगाया गया, क्या रियासत ये चाहती है कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना सारे लोग बंद कर दें और सब लोग वही जबान बोले जो रियासत बोल रही है, या सब लोगों को धकेल कर पहाड़ों पर चढ़ाना चाहती है रियासत? मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ में डंडा होता है उसकी अकल भी उतनी होती है, जिसके हाथ में हथौड़ा होता है उसे हर मसला कील की तरह नजर आता है, जब हाथ में बंदूक हो तो दिमाग गर्म ही रहता है। लिहाजा जो सियासतदान है वो ठंडे दिमाग से इस मसले को हल करे। फौज के अंदर ये काबिलियत, सलाहियत और अहलियत नहीं है कि वो सियासी नौयत के हसास मामलात और महरूमियां दूर करने के मामला जो है वो बलूचिस्तान जैसे इलाके के अंदर अपने हाथ में लेकर उनको दुरुस्त तरीके से ठीक कर सके, नहीं कर पाएंगे, कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी सियासतदानों में है। तो मारंग बलोच जैसे लोगों को, मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को, इनको मजीद दीवार के साथ ना लगाएं, इनके गिले शिकवे सुन लें, इनकी बातें बर्दाश्त कर लें, और इनके साथ बैठकर बात करें, कोई मसले का हल निकालें। आज नहीं तो कल आपको यह निकालना पड़ेगा। बहरहाल सालार काकड़ का जो इस्तकबाल हुआ है, यह भी एक तारीख रकम हो रही है बलूचिस्तान में, और यह तारीख लिखी जा रही है, सब इस तारीख को दोहराएंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज शुरू हो गया, इसकी तफसीलात मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है। नंबर 1 तो सियालकोट में जो PP52 का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान ढोल, हल्के से मैंने रिपोर्ट इकट्ठी करवाई थी, पूरे हल्के में ढोल ही बज रहा है, हुकूमती उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा। वहां पे हुकूमती उम्मीदवार ने जनरल आसिम मुनीर साहब के, फील्ड मार्शल के लगाए थे पोस्टर्स और बैनर्स, और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ से ज़्यादा उन्होंने ये प्रमोशन की थी, लेकिन अवाम के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की तहरीक है ही नहीं। तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, जिसके बाद ढोल का इंतखाबी निशान है, उसी की कंपेन नजर आ रही है। मगर देखें, सरकार के पास जाली फॉर्म 47 भी होता है, जाली फॉर्म 45 भी होता है, और 100 हथकंडे होते हैं कि एंड में नतीजा इन्होंने अनाउंस करना है, इलेक्शन कमीशन ने, तो तहरीक इंसाफ के हक में अनाउंस करे, ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है, ऐसा होता नहीं है। नाज़रीन, 2 चीजें DGISPR की बड़ी वायरल हो गई हैं आज के दिन में, ये दोनों चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 जो चीज वायरल हुई वो ये कि DGISPR ने कहा कि तुम पानी बंद करोगे, हम सांस बंद कर देंगे। वैसे इंडिया की आर्मी की तरफ से कभी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, नौजवानों ने बड़ा शोर शोर मचाया, लेकिन ये एक पॉलिटिकल नौयत का स्टेटमेंट है, ये सियासतदान देते हैं। यानी ये बयान पहले दिया था, नकल किया DGISPR ने, ये बयान था हनीफ अब्बासी का, उन्होंने ये बयान दिया था पहले, और इसको नकल किया DGISPR ने, लेकिन जचा नहीं। अब क्योंकि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है ना, तो वो इस तरह की जुबान और इस तरह का लहजा वो मुनासिब नहीं लगता। अब मैदान जंग के अंदर वहां पे अच्छे लगते हैं, ये काम पॉलिटिकल लोगों का, सिविलियंस का है, वो अपनी बात कर सकते हैं।
और इसके बाद नादरीन ये स्टेटमेंट तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशनगंगा डैम से पाकिस्तान का पानी भारत ने बंद कर दिया है और बहुत बड़ी मिकदार पानी की पाकिस्तान की रोक दी है भारत ने। तो अब उन्होंने पानी तो बंद कर दिया, अब सांस कैसे बंद करेंगे या कैसे रोक देंगे, ये अब हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपना पानी भारत से जबरदस्ती कैसे खुलवाता है। और खुलवाना चाहिए, देखिए हमारा पानी है, हमारा हक है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ये बात इसहाक डार साहब ने कही थी और उन्होंने ये दुरुस्त बात कही थी कि जब आलमी सतह पे वायदा हो चुका है ये पानी हमारा है और जो पानी आपको दिया वो भी आप डिकार गए और जो पानी हमारा है उसको भी आप रोक लेंगे, तो ये नामुनासिब बात है और बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तो इस पे पाकिस्तान अपना हक रखता है जवाबी कार्रवाई का, और अगर ये पाकिस्तान को जोर के बलबूते पे करना पड़े तब भी पाकिस्तान को ये करना होगा। लेकिन कब करेगा ये फैसला तो बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत ने करना है और फौज को हुक्म देना है, तो देखते हैं कि वो फिर उसके बाद क्या करते हैं। नाज़रीन, लोगों ने DGISPR और मरियम नवाज की तकरीरें निकाल के आमने सामने लगा दी हैं। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है ना, तो उन्हें लापता अफराद का मसला पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला लगता है। वो लापता अफराद के पास जाते हैं, उनके साथ बैठ के तकारीर करते हैं और इसकी बुनियाद पे वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं देखो अगर हमारे साथ बात करोगे तो फिर हम ये बातें करना बंद कर देंगे। फिर वो जूते पॉलिश करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनको अपने जूते दे देती है और फिर उसके बाद वो कभी इसके बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा ही तेज है, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। तो हुआ ये कि DGISPR ने जो कुछ भी बलूचिस्तान के खिलाफ बोला, महारंग बलूच के खिलाफ बोला, मरियम नवाज की पुरानी तकरीर निकाल के इसके साथ जोड़ दी पाकिस्तान तहरीक। और ऐसे लग रहा है जैसे एक तरफ DGISPR बोल रहे हैं मरियम जवाब दे रही, वो बोल रहे हैं मरियम जवाब दे रही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक वो क्लिप बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है और वो लग रहा है। और एक चीज और नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा तजिया, लेकिन आखिर में मैं आपको एक चीज कहा था, मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग जानबूझ के ना आर्मी चीफ साहब की गेम बिला वजह उठाते रहते हैं, फील्ड मार्शल की बिला वजह गेम उठाते रहते हैं गैर जरूरी तौर पे, और मुझे लगता है वो जानबूझ कर करते हैं ताकि लोगों का रद्द अमल आए और फिर वो लोगों को और फौज को एक दूसरे से दूर करें और इस तरह इमरान खान और फौज की लड़ाई को लंबा करके PMLN के इक़्तिदार को टूल देने की कोशिश करें कि जरा फौज को डरा के रखो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फौज तो नहीं, मिलिट्री क़यादत की बात कर रहा हूं मैं, कि फौजी क़यादत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा करके रखो, डरा के रखो कि इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा, लिहाजा इनके बीच में लड़ाई करवाओ और अपने इक़्तिदार को टूल दो। और इसमें कुछ दानिश्वर इस्तेमाल भी होते हैं, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। मैंने आपसे पूछा था कि आप उन जजों को जानते हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को जायज करार दिया था कि सिविलियन का वहां पे ट्रायल किया जाए, तो जरा नाम सुनिए 5 हीरों का। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साथ, और जस्टिस शाहिद वहीद। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी नाइंसाफी होती है ना और आप नाइंसाफी करने वाले को एक्सपोज नहीं करते तो फिर वो नाइंसाफी करता चला जाता है, उसे आसानी लगती है। अब यही जजेस जो हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ देने जा रहे हैं, क्योंकि इस मामले पे जो इतना गंभीर मामला था, जंग के अंदर सारी कौम अंगेज हो गई और किसी ने तवज्जो नहीं दी कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में किन जजेस ने कितनी बड़ी तारीखी ज्यादती कर दी है। तो ये जो 5 जजेस हैं इनका नाम याद रखना आपने, इन्होंने पाकिस्तान के साथ कत्ल किया इंसाफ का पाकिस्तान में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद। और इन जजों का नाम आपको जानना चाहिए और आपको इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए नाइंसाफी के खिलाफ, वरना फिर नाइंसाफी का सिलसिला जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।